हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है एंड आप उतना ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। ओके, सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर्स में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करें, क्योंकि मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है हमारे आईबीपीएस एसओआईटी में जो पूछे जाते हैं उससे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चंस इजी हैं, बट आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप आराम से इजिली कर सकते हो। ओके, अगर आप इसमें से फंडामेंटल आपके क्लियर हैं, 25 आउट ऑफ 25 कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप इजिली 5-6 क्वेश्चन जो फंडामेंटल बेस्ड आते हैं हमारे आईबीपीएस एसओआईटी में, वो आप इजिली आराम से कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा छठवां मॉक टेस्ट है। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। हर एक टॉपिक को मैंने टच किया है, हर एक सब्जेक्ट जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसको टच किया है, जिसके वेटेज ज्यादा है वो टच किया है। ओके, वहां से आप लोग देख सकते हो। ये हमारा टेस्ट 6 है, ये हमारा टेस्ट 6 है। ओके, बेस्ड ऑन दैट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है उसको टेस्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा कल का मॉक टेस्ट था जो हम डेली टेलीग्राम चैनल पे हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, हमारी टीम। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो ए बी कोई है, इनका नाम मुझे नहीं पता। उन्होंने 25 आउट, मतलब इनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, इन्होंने 25 आउट ऑफ 25 ही करेक्ट किया है। ओके, इसके बाद ये आज सेकंड रैंक आए हैं। एक्चुअली सेकंड रैंक नहीं कह सकते, ये भी फर्स्ट ही रैंक है। द प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ है कि दोनों सेम नंबर है, फिर भी सेकंड रैंक इसलिए आए, इसलिए इन्होंने आया है क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो एल्गोरिथम है, जो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट करता है, जिसको टाइम कम लगा होगा, उस बेसिस पे डिसाइड करता है। ओके, तो ये इनका परफॉर्मेंस हर मॉक टेस्ट में मोस्टली मैंने देखा है कि या तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इसी में आते हैं। तो इनका तो बहुत अच्छा तैयारी है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इनसे कि क्या पढ़ रहे हैं। ओके, फिर ये आशु है, ये आज फर्स्ट टाइम आई हैं या आए हैं मुझे नहीं पता। फिर भी इनका स्कोर बहुत अच्छा है, इनका 95%। इन्होंने एक क्वेश्चन गलत किया है और एक अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इनका भी जो है फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। ये टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन सिंपल से मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आप थोड़ा सा डरे ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, कम से कम आपको कोई कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं मुझे भी आता है, मैं भी क्रैक कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सबसे अच्छा यूटिलाइज करने का तरीका है आपको कि इस क्वेश्चन को देखो, आप पढ़ो एंड देन खुद से अटेम्प्ट करो, देखो कि आपका करेक्ट हो रहा है नहीं, एंड इन द वीडियो आप कमेंट करो कि आपने कितने करेक्ट किए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं। ओके, आप इजिली कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द यूनिक की कांस्टेंट इन एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, तो हमारे पास बहुत सारी कीज होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा है की क्यों यूज होता है कि किसी भी टपल्स को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी रो को किसी भी टेबल में डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा की है, ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं, फंड यूनिक की बात कर रहे हैं। दोनों में पूछ रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। इस 4-5 ऑप्शन से आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कोई भी टेबल होता है, ठीक है, एक टेबल अगर हम बना दें इस तरह से अगर हम टेबल बना दें, ठीक है, तो फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या होंगे प्राइमरी की, अगर मान लो इसको प्राइमरी की मान लो, इसको यूनिक की मान लो। ठीक है, तो एक टेबल में याद रखना कि कोई भी कीज प्राइमरी की हो सकती, कोई भी कॉलम प्राइमरी की हो सकती, बट उसकी कंडीशन क्या है कि प्राइमरी की में जो भी यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज का ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसे नल छोड़ दे, ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, तो प्राइमरी की का सबसे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किसी भी टेबल में एक सिंगल प्राइमरी की होना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भी एक प्राइमरी की लगा दो, गलत होगा। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है और वो यूनिक होता है और नॉट नल नहीं होता, मतलब नल नहीं वैल्यू वहां पे सेट करना है। ठीक है, यूनिक की भी सेम ही होता है, बट यूनिक की भी एक प्राइमरी की तरह ही काम करता है, बट इसमें फंडामेंटल डिफरेंस है ये है कि यूनिक की जो हमारा है वो किसी भी टेबल में जो है नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो एक रजिस्ट्रेशन का टेबल है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी जो कि हमेशा यूनिक होगा, और कोई भी कैंडिडेट करेगा उसके लिए जनरेट होगा, तो नॉट नल भी होगा। बट रजिस्ट्रेशन में अगर मान लो कि फोन नंबर मांग लिया, और फोन नंबर मान लो ऑप्शनल है, तो फोन नंबर तो सबके यूनिक तो नहीं होंगे, राइट, सॉरी, सबके यूनिक होंगे फोन नंबर। बट फोन नंबर अगर ऑप्शनल है तो यहाँ पे कोई अगर फोन नंबर नहीं देना चाहता, तो ये तीन तीन लोग तो फोन नंबर दिए बट ये नहीं दिया, राइट, तो इसका मतलब कि ये नॉट नल, मतलब नल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। और किसी भी टेबल में एक से ज्यादा यूनिक की हो सकते हैं। ओके, आधार कार्ड भी डेटा हो सकता है, कोई आधार कार्ड दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि यूनिक की जो है हमारा एक्सेप्ट करता है नल को, और एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकते हैं,
और प्राइमरी की जो है नल को नहीं एक्सेप्ट करता, यूनिक होता है, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपने, अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो प्राइमरी की अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू, हम लोग बोले डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता। यूनिक की फॉरबिट, ये तो गलत ही है। प्राइमरी की डिस अलाउ द नल वैल्यू, हाँ अलाउ नहीं करता है, करेक्ट है। एंड यूनिक की कैन एक्सेप्ट द नल वैल्यू, हाँ यही यही हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। फिर भी पढ़ लेते हैं। टेबल कैन है मल्टीपल प्राइमरी की, गलत है, मल्टीपल नहीं होता है। यूनिक या क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। आप देख लो, करेक्ट आंसर हमारा बी है। ओके, एक और चीज है, मैं बहुत लोग को मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर जो है क्या बोलते हैं कि आपके चैनल जो सर्च नहीं हो रहा है, तो शायद ये इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम है टेलीग्राम का, ये मेरे चैनल का प्रॉब्लम नहीं है गाइज। ये चैनल टाइम लेता है इंडेक्स होने के लिए, ठीक है। को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप क्या करना, अगर आपको मेरे चैनल को सर्च करना है तो सबसे बेटर है कि सबसे पहले तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मैं डायरेक्टली चैनल का लिंक दिया हूँ। अदरवाइज नहीं तो आप लोग क्या करना है कि @बैंकिंग कॉन्कर आईटी, @बैंकिंग कॉन्कर आईटी डालोगे तो ऑटोमेटिक मेरा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम पे, जहां पे हम लोग डेली मॉक टेस्ट करते हैं। ओके, वहां से आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा डीडीएल कमांड का है। आपको पता है कि एसक्यूएल में हमारा बहुत सारे कमांड होते हैं, जैसे कि हमारा डीडीएल हो गया, ठीक है, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल हो गया, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गया, ओके, डीसीएल हो गया, डाटा कंट्रोल, ओके, एंड डीक्यूएल और डाटा क्वेरी लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो ये चार पांच हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके बाद एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर उस स्लाइड को आपने पढ़ लिया तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से इजिली कर सकते हो। अब देखो, हर कमांड के अपने अलग अलग रूल्स और नियम है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द कमांड क्लासिफाइज एज डीडीएल, ठीक है। इसमें आप बताओ कि डीडीएल का कमांड कौन सा है, ठीक है। विच क्विकली डिलीट ऑल द रो, ओके, फ्रॉम द टेबल विदाउट इंडिविजुअल रो लॉगिंग, मतलब कि ये सारा टेबल का रो डिलीट कर देगा। अब डीडीएल कमांड करता है, ये टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है गाइस, ओके। जो हमारा डीडीएल कमांड है, ये टेबल को हमारा स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके देखें तो डिलीट कमांड क्या करता है, डिलीट कमांड हमारा क्या काम करता है कि किसी भी टेबल में अगर टेबल है, यहाँ पे मल्टीपल रोज हैं, अगर इस रो को डिलीट करना है तो हमारा डिलीट काम करेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ सारे रो डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, ट्रंकेट यूज करते हैं। ट्रंकेट क्या करता है, आपके टेबल के स्ट्रक्चर्स को नहीं चेंज करता है, आपका डेटा रिमूव हो जाएगा टेबल का, प्राइमरी कीज, यूनिक की, और जो भी इसका इंडेक्सिंग लगी हुई है वो रिमूव नहीं होता है, बट टेबल के सारे रो डिलीट कर देता है। ड्रॉप कमांड क्या करता है, ये सारा का सारा टेबल हमारा टेबल ही डिलीट कर देगा आपका टेबल, फिर आपको उसको रोल बैक नहीं कर सकते। ओके, ये ड्रॉप कमांड, हमारा करेक्ट आंसर ट्रंकेट है। अल्टर्स क्या करता है, अल्टर यूज करते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए, ओके। और इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है। ओके, सो ये आप देख लो कि डीडीएल कमांड्स में कौन कौन से हमारे आते हैं। डीडीएल में ये चीज रट लेना, आप लोग रट लेना, पढ़ लेना, या समझ जाओगे तो अब भी समझ में आएगा। देखो, अगर देखोगे तो डीसीएल, डाटा कंट्रोल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ओके, सो ऑन डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन, एंड डीक्यूएल, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल में सिर्फ सेलेक्ट है, आप सेलेक्ट देखोगे तो या डीएमएल में भी आता है हमारा सेलेक्ट क्वेरी, ओके। सो अगर देखोगे तो आप डीडीएल कमांड और डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड में चार पांच आते हैं। एक होता है क्रिएट करना, डेटा को, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को अपडेट करना, टेबल को ड्रॉप करना, टेबल को ट्रंकेट कर देना, ठीक है। उसका रीनेम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएमएल का। ये चारों पांचों जो हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। फिर डाटा मैनिपुलेट करना, जैसे कि डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, इंसर्ट करना होता है डाटा को टेबल में, डेटा को अपडेट करना होता है या डेटा को डिलीट करना होता है, तो हम लोग मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, ओके। तो हमारा डीएमएल का यूज होता है। डीसीएल क्या करता है कि कंट्रोल देता है कि किसको डेटाबेस का एक्सेस मिलना चाहिए, किसको डेटाबेस का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ग्रांट क्या करता है, डेटाबेस को एक्सेस देता है, और डिलीट क्या करता है, रिवोक कर डेटाबेस एक्सेस को आपको रिमूव कर देता है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल में हमारा कमिट है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो कमिट करने के लिए, कोई ट्रांजेक्शन का रोल बैक करना है, प्रीवियस में जाना है, सेव करना है, या सेट ट्रांजेक्शंस करना है, तो ये हमारा टीसीएल में आता है। एंड टीक्यूएल जो हमारा सेट क्वेरी है। बाकी एक कुछ क्लासेस हैं जो आपको बहुत ही पढ़ना है। वेयर क्लास का भी यूज होता है, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, डिस्टेंस, लिमिट, ज्वाइन, ठीक है, ये यूज करना। अगर आप देखोगे ज्वाइन में भी बहुत सारे होते हैं, इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। इसके बाद आता है नेचुरल ज्वाइंस होते हैं, सेल्फ ज्वाइन होता है, ठीक है। तो वो सारा चीज आप लोग एक एक करके यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप देखोगे स्लाइड, मैं आपको इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज पे है,
एसिड प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है कि ये विच आर द एसिड प्रॉपर्टी इंश्योर दैट ऑल द ऑपरेशंस इन अ डेटाबेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कंप्लीटली और नन ऑफ द एग्जीक्यूट, मतलब कि कह रहे हैं कि या तो सारा डेटाबेस जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं कि ए से अगर हम बी में ट्रांजेक्शन कोई कर रहे हैं तो अगर ए से बी में ट्रांजेक्शन करो तो ए -100 करें और बी में यहाँ पे बी में कुछ क्रेडिट ही ना हो, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल हो। तो ये कह रहे हैं कि या तो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो, यहाँ से रिड्यू यहाँ से डिडक्ट हो, तो यहाँ से क्रेडिट हो, यहाँ से क्रेडिट हो, अदरवाइज कुछ हो ही ना। ये कह रहे हैं। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी इंश्योर करता है? आपको एसिड का अगर फुल फॉर्म भी पता होगा ना तो भी आप कर लोगे। एसिड में एटॉमिसिटी, पहला ए है, एटॉमिसिटी की बात करता है, ठीक है, एटॉमिसिटी की बात करता है। दूसरा क्या है हमारा, कंसिस्टेंसी की बात करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, आइसोलेशन का, आइसोलेशन की बात करता है। चौथा ड्यूरेबिलिटी की। ये चारों इसकी फुल फॉर्म है। ये कंकरेंसी नहीं होता है एसिड प्रॉपर्टीज में, ओके। तो एटॉमिसिटी कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ तो वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। हमारा कंप्लीट होने के बाद डाटा जो है, डाटाबेस जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो ट्रांजेक्शन से पहले का जो कंसिस्टेंसी थी, ट्रांजेक्शन के बाद की जो कंसिस्टेंसी थी, वो मेंटेन करता है कंसिस्टेंटली। ये एटॉमिसिटी क्या कहता है कि अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो पूरा रोल बैक होना चाहिए और पहले स्टेट में चला जाना चाहिए। तो यही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है यही होगा। आइसोलेशन कह रहा है कि जो दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो एक दूसरे के, जैसे ट्रांजेक्शन T1 है, ट्रांजेक्शन T1 T2 है, अगर कुछ ए पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, टी ये भी ए पे ही हो रहा है, एक साथ ही हो रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कि इंटरफेयर करे। मतलब कि अगर ए ने कुछ अपडेट किया, ए बराबर 10 किया, तो बी तो ए बराबर 20 नहीं कर सकता उसको। ऐसा नहीं कि वो पहले इसको रीड करेगा देन उसको अपडेट करेगा, ठीक है। और रीड तब करेगा जब ये डेटा कमिट हो जाएगा हमारे डेटाबेस में, नहीं तो ये डर्टी रीड हो जाएगी। ओके, समझ में आया? ओके, इसका करेक्ट आंसर ये है। ये हमारा पूरा डिफिनेशन है कि एटॉमिसिटी क्या करता है, कंसिस्टेंसी क्या करता है, आइसोलेशन क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी, पूरा एक एक डिटेल्स मैंने जहां जहां से मुझे लिखा, मैंने इसको जो है जनरेट किया इमेज, पूरा डिटेल्स डाल करके। आप लोग समझ, अगर आप पढ़ोगे तो कौन सा पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होता, कंसिस्टेंट रहता है, डर्टी रीड की प्रॉब्लम्स आइसोलेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है, नो डेटा लॉस होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा पूरा कैसे कैसे है। मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं जब पढ़ाऊंगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये सारी चीजें, ओके, तो वहां से आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है, रिलेशनल विच ऑफ द ऑपरेटर डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल पाई, पाई से कौन डिनोट होता है, ठीक है, विच इज यूज। देखो, अभी हमारे पास जो रिलेशनल अलजेब्रा है ना उसमें बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि उसमें सिलेक्शन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, प्रोजेक्शन होता है, यूनियन होता है, सेट इंटरसेक्शन होता है, सेट क्या नाम, रीनेम होता है, ठीक है। तो ये सारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके क्या काम है, वो चीजें हैं। उसमें पूरा सिंबल का पूछा है कि कौन सा सिंबल हमारा पाई से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर देखोगे ये तो प्रोजेक्शन मैंने लिख दिया पाई यहाँ पे, बट कभी कभी सिर्फ नाम लिखा रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा प्रोजेक्शन ही होगा। मैं आपको एक एक करके वो बताता हूँ कि ये करते क्या हैं, ठीक है। देखो, सिलेक्शन क्या करता है कि एक टपल को रोक और सेलेक्ट करके, तो और जो भी कंडीशन दिया होगा वो सेटिस्फाई होगा तो हमारा जो है सिलेक्शन कमांड यूज होता है, जिसको बोलते हैं कि सेलेक्ट को। ये क्या करता है, इस तरह का हमारा सिग्मा की तरह यूज होता है। ये हमारा प्रोजेक्शन पाई का है। यूनियन यू की तरह देख रहे हैं। सेट ट्रांजेक्शन के सेट डिफरेंसेस क्या है, माइनस की तरह। इंटरसेक्शन जो है जो कॉमन होंगे वही होंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, रीनेम के लिए ये यूज होता है रो, ओके। एंड देन इस तरह का कंडीशन से ज्वाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारे सात जो है हमारे ऑपरेटर्स हैं यूज होते हैं। उसके बाद भी और भी हैं, जैसे कि हमारा इक्वी ज्वाइन करना है, नेचुरल ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, ठीक है, राइट ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है, डिवीजन के लिए होता है, सेमी ज्वाइन के लिए, एंटी ज्वाइन के लिए है। तो ये बहुत सारी ये मेमोरी ट्रिक है, बट याद नहीं हो पाएगा मुझे पता है, मैं नहीं कर पाया था, तो आपको कैसे बताऊं कि याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सब के काम क्या है, ये क्या करता है कि सेलेक्ट द रो दैट सेटिस्फाई द कंडीशंस, कि वो कंडीशंस को, जैसे रो लिखा एज पे मैंने लिख दिया 26, तो मतलब कि ये वही स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगा जिसकी एज 25 से ग्रेटर है। ऐसे ही प्रोजेक्शन सेटिस्फाई करता है, ऐसे इसके सारे सबके अपने अलग अलग रूल्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डाटाबेस इज सेट टू बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज सेटिस्फाई ऑलरेडी इनटू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड कंटेन नो। देखो, अब कह रहा है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी सेटिस्फाई है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के क्या कंडीशन हो सकते हैं, अगर वो चीजें नहीं कंटेन कर रहा है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस में आती है, अगर डेटाबेस हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है हमारा रिमूव कौन करता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या करता है, पार्शियल डिपेंडेंसी हमारा जो है, अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियली डिपेंडेंट हो, जो नाम के एट्रीब्यूट जो है पार्शियली डिपेंडेंट हो, जो है प्राइम एट्रीब्यूट पे, ठीक है। देखिए, अगर ए और बी है,
और ए बी सी लिखूं, अगर सी जो है पार्सली डिपेंडेंट है बी से, ठीक है, तो उसको बोला जाता है हमारा ट्रांस पार्शियल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, मतलब कि ए अकेला जो है सी को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ बी ओनली बी कैन डिफाइन द सी। तो मतलब सी जो है पार्शियल डिपेंडेंट है सी से, जैसे कि मतलब ये ए से अगर मैं बी करूं, ए से बी करूं और बी से सी कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे कि ये चीजें जो है पार्शियल डिपेंडेंट है हमारा, जैसे एक ए है एक बी, ए से सी गया है, ठीक है। तो मैं तीनों को डिफाइन करने का, हम ए बी करेंगे तभी जाकर के ए बी सी होगा, तो ये हमारा कैंडिडेट क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये तो ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ये पार्शियली डिपेंडेंट है हमारा बी पे। सो ओके, सो यही हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन हो गई। तो ये हमारा कह रहा है कि जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है, तो क्या नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट डिपेंडेंसी हमारा कौन से करता है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सारे डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। ओके, ये हमारा ओएसआई लेयर का है, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल इन टू एंड लॉजिकल आईपी एड्रेस। देखो, एंड पैकेट फॉरवर्डिंग अक्रॉस द नेटवर्क। पैकेट को कौन फॉरवर्ड राउट करता है, हमारा पता है राउटर जो है पैकेट का फॉरवर्ड करता है, ठीक है, राउट। आईपी एड्रेस किस पे काम करता है, राउटर पे आईपी एड्रेस काम करता है। आई विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस ये राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं और पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये राउटर किस में यूज होता है, राउटर यूज होता है हमारा नेटवर्क लेयर में। ओके, ये ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है, ठीक है, फिर कोई नहीं। आपको राउटर यूज होता है। अब देखो इनटू, अब डाटा लिंक लेयर क्या करता है, डाटा लिंक लेयर में हम फ्रेम्स होते हैं, किस पे काम करता है, मैक एड्रेस पे काम करता है, ठीक है। इसमें सीआरसी लगाते हैं हम लोग, सीआरसी चेक रिडंडेंसी चेक लगाते हैं हम लोग, क्यों, एरर डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा टीसीपी आता है और यूडीपी आता है, राइट। टीसीपी यूडी सेशन लेयर में हम लोग क्या करते हैं, सेशन को क्रिएट करते हैं, कुकीज वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर्स हमारा जो एक्चुअल, जहाँ पे हमारा फाइबर केबल्स वगैरह, ऑप्टिक्स केबल वगैरह या वायरलेस मीडिया यूज करते हैं एक्चुअल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, मैं इसका आपको वर्किंग मॉडल दिखाता हूँ कि कैसे हर एक मॉडल में क्या क्या यूज होता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लेना और याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फिजिकल लेयर में एक्चुअल डेटा रो जो है वो बिट के फॉर्म में होता है और ट्रांसपोर्ट होता है फिजिकल मीडियम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल, ऑप्टिकल फाइबर्स, ओके, या वायरलेस मीडियम के थ्रू, ठीक है। डाटा फ्रेम में क्या होता है, डाटा लिंक लेयर में हमारा जो सेकंड लेयर हमारा है ये नोड टू नोड डिलीवरी करता है। मतलब आपको इसमें क्या यूज होता है, हमारा स्विचेस यूज होते हैं। स्विचेस मैक एड्रेस पे काम करते हैं, फ्रेम एक स्विचेस से दूसरे स्विचेस के बीच में ट्रांसफर होता है, फ्रेम में डेटा होती है। ओके, यहाँ पे हम लोग सीआरसी यूज करते हैं, फ्लो कंट्रोल भी यूज होता है। ऐसा नहीं कि अब फ्रेम भेजते रहो और हमारा जो है डेटा जो है ओवरवेलम हो जाए रिवर्सिव साइड में। ओके, सो ये काम करता है डेटा लिंक लेयर। आईपी एड्रेसिंग काम करता है हमारा पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए, राउटर यूज होते हैं, वहां पे राउटिंग टेबल्स यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हमारे आरआईपी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बीजीपी होता है, ठीक है, ओएसपीएफ होता है, ठीक है। तो ये हमारे राउटिंग टेबल, राउटिंग एल्गोरिथम, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है, ठीक है। ये भी फ्लो कंट्रोल पे ही काम, ये भी फ्लो कंट्रोल करता है डेटा को, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भेज दे और सबको और रिसीवर उसको जो है प्रोसेस ही ना कर पाए, तो हमारा डेटा लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद सॉरी, ये नहीं, ये काम करता है, मैंने गलत बोल दिया इसको दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या करता है, डाटा को फॉरवर्ड करता है, पाथ फाइंड आउट करता है, करेक्ट पाथ यूजिंग ये एल्गोरिथम यूज करता है। इसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में, वहां देख लेना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर देखो ये क्या करता है, इसमें क्या करता है कि टीसीपी एंड यूडीपी रहता है। टीसीपी क्या करता है, रिलायबल कम्युनिकेशन, थ्री वे अनसेकिंग होता है। यूडीपी जो है नॉट रिलायबल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर कर रहे हो, यूट्यूब पे कॉल, सॉरी, व्हाट्सएप वगैरह पे कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ये यूडीपी, इसमें ये रिलाय नहीं होता कि कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करता, डायरेक्टली आपको डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड इसमें एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों होता है। देखो इसमें सिर्फ एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, इसमें एरर कंट्रोल भी हम लोग करते हैं, ठीक है। एरर का डिटेक्शन होता है, बट इसका एरर का करेक्शन जो है ये लोकल पे कर रहे हैं। एरर करेक्शन बहुत सीआरसी नहीं करता है, सीआरसी एरर करेक्शन नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे एरर ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग एरर करेक्शन भी करते हैं, इंश्योर दैट डाटा रिलायबल डाटा ट्रांसफर के लिए हम लोग टीसीपी यूज करते हैं, ठीक है। देखो सेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन अगर चेक करना हो तो सेशन का हम लोग नेट बीन्स नेट वॉइस यूज करते हैं हम लोग, क्या क्या सेशन स्टैब्लिश करने के लिए कुछ टाइम के बाद, जैसे कि कभी कुछ का सेशन हम नहीं चाहते कि हमारा हमेशा खुला रहे कि अटैकर आए और अटैक कर ले, क्योंकि क्या होता है बैंकिंग एप्लीकेशंस में आप यू कैन नॉट कीप योर सेशन ऑलवेज ओपन, मतलब अपने बैंकिंग एप्लीकेशन को हमेशा ओपन नहीं कर सकते, राइट। तो क्या करना होता है, सेशन बीन्स लगा देता है, जैसे कि इनएक्टिव रहा 30 मिनट 20 मिनट तक आपका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है लॉग आउट कर देगा, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जिससे इसमें प्रोटोकॉल्स हमारे यूज होते हैं, एसएसएल, टीएसएल, ठीक है, सॉकेट सिक्योर लेयर, ट्रांसमिशन
लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल भी याद कर लेना कि कौन से प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज होता है, जैसे HTTP, HTTP, SMTP, DNS, TCP, ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर में। TCP, UDP यूज होता है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में। IP, ICMP, OSM, रिप यूज होता है हमारा नेटवर्क लेयर में। मैक, LSE, SDLC, स्विचेस, ब्रिजेस यूज होते हैं हमारे नेटवर्क डाटा लिंक लेयर में। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी पे क्वेश्चन है कि कौन सा जो है, विच आर द प्रोटोकॉल डायनेमिकली रिजॉल्व द लॉजिकल आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस को टू करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस, मतलब आईपी टू मैक में, मैक में कौन रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। डीएनएस, डीएनएस अच्छा कौन से लेयर में आता है, अगर आप इससे पहले जिस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था, डीएनएस हमारे कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ये हमारा कौन सा एप्लीकेशन लेयर का है, ठीक है। पढ़ लेना। डीएनएस क्या करता है, आपके जो हम लोग डालते हैं ना www.google.com, ठीक है, google.com, ठीक है। ये क्या करता है, इसको रिजॉल्व, इसको कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। ये जिसके डीएनएस का बहुत डीप है, डीएनएस का वर्किंग अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि डीएनएस कैसे पहले इसको क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा, फिर इसके एथोराइजेशन में जाएगा, फिर वेरीफाई करेगा अगर ये कॉम वाले में है या किस में है, ठीक है। देखिएगा ना कि हमारा .com है, .org है, .in है, तो उस बेसिस पे फिल्टर आउट करके फिर आपको एग्जैक्टली करेक्ट आईपी एड्रेस एलोकेट करता है, ठीक है। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, डायनेमिकली आपके सिस्टम को जो है एलोकेट करता है। क्या करता है, एलोकेट, आपके सिस्टम को एलोकेट करता है आईपी एड्रेस। ओके, अगर आपके सिस्टम में आईपी एड्रेस, इनिशियली जब आप सर्वर से कम्युनिकेट करते हो आपके आईपी एड्रेस नहीं होते, तो ये एक लीज टाइम देता है कि आप 24 आवर 50 आवर्स से जितने टाइम के लिए ये क्या करता है कि एक डायनेमिकली आपको आईपी एड्रेस एलोकेट करता है। ARP क्या करता है, एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, यही करता है, आईपी टू मैक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आईपी टू मैक में कन्वर्ट कौन करता है, ये ARP। ये क्या करता है, रैप क्या करता है, रिवर्स एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है कि मैक को ये आईपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये ICMP ये क्या रहेगा, एरर कंट्रोल पैकेट है। एरर कंट्रोल या एरर डिटेक्शन पैकेट की, अगर कोई पैकेट फेल होता है तो हम लोग ICMP रिक्वेस्ट भेजते हैं रिसीवर को, सेंडर को, कि आप मेरा ये पैकेट लॉस हो गया, आप उसको जो है दोबारा से भेज दीजिए। ओके, इसका करेक्ट आंसर हमारा कहना है ये हमारा काम करता है। ओके, सी, अच्छा ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये चीज बताऊं, आप बताना कि डीएनएस, नहीं ये चीज ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको आप लोग बताना कि हर एक पैकेट, हर एक जो पोर्ट्स लिखा है वो कौन कौन से पोर्ट्स पे काम करता है। अभी इसमें बस बोला है कि HTTP प्रोटोकॉल्स, HTTPS प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये कौन से प्रोटोकॉल पे, कौन से पोर्ट पे काम करता है, तो ये हमेशा हमें काम याद रखना कि हमेशा काम करता है हमारा जो है 443 पे, ठीक है। ये पोर्ट 21 पे काम करता है, 21 पे काम करता है हमारा FTP, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें एक और प्रोटोकॉल है 20, एक्चुअली में ना ये 21 जो है डेटा ट्रांसफर के लिए होता है, डिस्टेब्लिश कनेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये दो प्रोटोकॉल होता है, FTP पे काम करता है, ठीक है। FT हमारा यूज होता है HTTP, ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं होता है तो मोस्टली नहीं यूज होता है, ठीक है। ये हमारा पॉप है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये क्या काम करता है, हमारे सर्वर, मेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करना, मेल सर्वर को क्लियर कर देना, इसका काम ये है, ठीक है। ये HTTP 8080 किस पे काम करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है पोर्ट 443। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो का CIDR है, क्लासलेस एड्रेस एड्रेसिंग का है, ठीक है। अभी फोर का है, ये कह रहे हैं कि सबनेट मास्क है कोई, व्हाट इज सबनेट मास्क करस्पॉन्डिंग, ठीक है, असाइन टू, अगर प्रीफिक्स 26 दिया है, तो अगर 26 दिया है तो मतलब कि 26 हमारा नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज हुआ है तो मतलब कितने कितने यूज हुआ, 8 बिट, क्योंकि हमारा जो है IPv4 कितने एड्रेस का होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है। तो 32 बिट्स में क्या है, 26 जो बिट नेटवर्क एड्रेस का यूज हुआ है तो मतलब 8 बिट होंगे, क्योंकि 8 8 8, और उसके बाद क्या आएगा, 2 बिट और 8 2, 24 ये हो गए और 2 ये 26 हो गए, ठीक है। तो 26 इसको, तो ये तो देखो अगर करोगे तो 25 आएगा, 255 आएगा, राइट। ये भी 255, ये भी, इसको करते हैं हम लोग 110000, 8 बिट का है, तो 2 2 4 6 7 8, ओके। तो अगर ये करोगे तो वो आएगा 128 आएगा ये, और इसका होगा 2064 आएगा, ठीक है। तो ये करेगा 291 192, तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 192 आना चाहिए। देखो किसमें 192 है, ये हमारा बी में करेक्ट है, 192, ओके। तो ऐसे निकलते हैं। अगर यही चीज पूछ लेता आप लोगों को कि कितना होस्ट एड्रेस इसका होगा, होस्ट एड्रेस निकालने के लिए क्या आया था, कितना रिमेनिंग बचा, 32 में से 6 रिमेनिंग बचा ना, तो 2 के पावर 6 कितना होता है, 2 4,
टू 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 इंटू टू, फोर 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 फोर, ठीक है। तो 64, 64 इसका होस्ट एड्रेस होगा, ठीक है। होस्ट एड्रेस कितना होगा, होस्ट मशीन कितने कैरेक्टर है, 64 कैरेक्टर्स है। इसमें से एक्चुअली रियूजेबल कितने होंगे, 62 होंगे, क्योंकि दो मशीन जो हमारे हैं ना, दो मशीन हमारे यूज होते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए और नेटवर्क एड्रेस के लिए, ठीक है। तो हमारे 62 जो है यूजुअल एड्रेस होगा, कि टोटल होस्ट एड्रेस हमारा कितना 64 होता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पहले वाले किसका, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, ओके, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस। देखो कनेक्शन लेस के लिए मैंने पहले बोल रहा था कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स में होता है यूडीपी, टीसीपी, ठीक है। ये तीन, एक दो, ये तीन, ये तीनों हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें क्या, कनेक्शन लेस, अनरिलायबल, प्रोवाइड लो लेटेंसी डाटा ट्रांसमिशन विदाउट एनी एरर रिकवरी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमारा कौन सा, तो ये आपको मैंने पहला था, ये क्या करता है, थ्री वे हैंड शेकिंग करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, देन स्टार्ट दैट ट्रांसमिशन। और ये रिलायबल कम्युनिकेशन है, आपकी लेटेंसी बहुत हाई होती है, इसमें एरर रिकवरी होती है। अगर आपका डेटा फेल हो गया, एरर आउट हो गया, तो रिवर्स डेटा हमको उसको रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से डेटा को हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है। बस यूडीपी में ये चीजें नहीं होती हैं। यूडीपी क्या करता है कि अनरिलायबल कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता, डेटा ट्रांसफर करने के लिए बहुत लो लेटेंसी होती है। अगर कुछ एरर आ गया, कभी होता है ना वीडियो कॉल पे करो और हमें अच्छे से आवाज सुनाई नहीं देता, तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा से फिर वही कहोगे, नहीं भाई दोबारा से तुम मुझे वो चीज बोलो, राइट। तो होता है कि वो एक्चुअल में डेटा नहीं हो पाता है, कभी कभी ब्लर आ जाती है, या अच्छे से स्क्रीन नहीं दिखती है, नो नेटवर्क की वजह से कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसका है। आप ये बताना कि एफटीपी किस में कौन सा यूज होता है और आईपी किस में होता है। एफटीपी हमारा यूज होता है किस में, एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। और ये हमारा यूज होता है नेटवर्क लेयर में, कौन है, आईपी यूज होता है, ओके। तो करेक्ट आंसर इसका यूडीपी हो गया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स prone to the convoy effect where the short process wait behind the लॉन्ग प्रोसेस बाउंड। देखो कॉन्वॉय इफेक्ट कह रहा है कि जब शॉर्ट प्रोसेस है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ है, शॉर्ट है, बर्न आउट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम कितना है, इसका बहुत लो है, फिर भी उसको वेट करना पड़ा है, जस्ट बिकॉज कि जो लॉन्ग प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू में, ओके। तो इसको ये ये कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ा ही होगा आपने, तो आपको पता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या इम्पैक्ट डालता है, कॉन्वॉय इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो पहले आएगा वही प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा हमारा सीपीयू में। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि अगर कोई लॉन्ग प्रोसेस है वो और सीपीयू में चला गया तो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होगा, और जो शॉर्ट प्रोसेस है वेट करते रहेंगे, राइट। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्मॉल प्रोसेस भी वेट करना पड़ रहा है, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, कि छोटे छोटे प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, तो आप मल्टीपल काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इससे कॉन्वॉय इफेक्ट होता है, यही हमारा क्या करेक्ट आंसर है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट क्या करता है कि जो जॉब जिसके शॉर्टेज है उसको फर्स्टली एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। जिसके एग्जीक्यूशन टाइम है, प्रियोरिटी शेड्यूलिंग, जिसकी प्रियोरिटी हाई है वो फर्स्ट सीपीयू को मिलेगा और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। राउंड रॉबिन में हर उसको एक टाइम 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 बाउंड में डिफाइन कर देते हैं, हर प्रोसेस को एक टाइम देते हैं, आप इतने प्रोसेस के बाद प्रिम्प्ट करना है और नेक्स्ट प्रोसेस उठा करके एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो इसका टेंशन, ठीक है, इसका करेक्शन से ए है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, आप देखना, इसको गैंट चार्ट मैंने बना करके पूरा किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये सारा एक एक करके ना किस तरह से उसने पूरा एग्जीक्यूट किया है, किसमें क्या प्रोसेस आते हैं, क्या इशू होता है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों लिखा है। मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन ऑपरेटिंग स्पेंड मोर टाइम इन स्वैपिंग द वर्चुअल मेमोरी पेजेस इन एंड आउट डिस्क देन एग्जीक्यूटिंग एक्चुअल लैंग्वेज, द कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो कि हमारे पास यहाँ पे रैम होता है, ठीक है, ये रैम है, ठीक है। रैम से क्या होता है कि हमारे पास सीपीयू होता है, रैम के बाद क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी होती है, उसके बाद एसएसडी होती है, ठीक है। वो एसएसडी पार्ट ही होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो है इसमें गया, फाइंड आउट किया, नहीं मिला, फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ प्रोसेस लाया, फिर यहाँ से। तो मतलब कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, ये बार बार प्रोसेस को खोज रहा है रैम में, फिर वर्चुअल मेमोरी में, वर्चुअल से रैम में ला रहा है, रैम से। तो बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है प्रोसेस को स्वैपिंग एंड स्वैप आउट करने में, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं थ्रैशिंग, इस चीज को थ्रैशिंग बोलते हैं, ठीक है।
और थ्रैशिंग के कारण क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है ना, उसकी वजह से थ्रैशिंग आती है। कि हम लोग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम लोग का क्या होना चाहिए कि हमारा रैम जो है में बहुत सारे प्रोसेस होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस हम रैम में रख सकें जिससे कि सीपीयू लगे। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो चीजें मिलती नहीं है रैम में ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा प्रोसेस जो सीपीयू स्पेंड अपना टाइम करता है प्रोसेस को स्वैप इन स्वैप आउट करने में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इससे हमारा थ्रैशिंग का इशू होता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्किंग सेट मॉडल। हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग रिड्यूस कर देते हैं कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। ठीक है, जिससे कि रैम में वही प्रोसेस डाला जाए, सॉरी सीपीयू में, हाँ रैम में वही प्रोसेस डाला जाए जिसको सीपीयू जो है रिसेंटली एग्जीक्यूट किया है या एग्जीक्यूट करने वाला हो। ओके, अगर आप इसका वर्किंग मॉडल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्रैशिंग कैसे अकर होता है एंड कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं वर्किंग सेट मॉडल से। तो सबसे पहले अगर सीपीयू प्रोसेस किया, प्रोसेस जो है एक पेज को नीड किया, अगर पेज अवेलेबल है तो आराम से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा और नॉर्मल सिस्टम जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हमारा। अगर उसको जो प्रोसेस या पेज नहीं मिला रैम में सीपीयू को, तो मतलब कि पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट हुआ, पेज जो है रीड किया। ठीक है, पेज जो है रीड फ्रॉम द डिस्क, मतलब कि रैम से रीड किया गया। अगर मनी पेज फॉल्ट है, फिर वेरीफाई करेंगे क्या बहुत सारे पेज फॉल्ट हो रहे नहीं हो रहा है, एक ही पेज फॉल्ट है, ठीक है, तो मतलब नॉर्मल प्रोसेस है। अगर मैनी पेज फॉल्ट हो रहा है मतलब कि सीपीयू इज स्पेंडिंग मच टाइम इन फाइंडिंग द पेजेस फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। ओके, तो अगर बहुत सारे तो उसको थ्रैशिंग होते हैं। थ्रैशिंग के कारण क्या होता है कि हमारा सीपीयू जो है बहुत ज्यादा जो है पेज फॉल्ट रेट बढ़ जाता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाता है, सिस्टम जो है स्पेंड करता है मोर टाइम स्वैपिंग एंड स्वैपिंग स्वैप आउट करने में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो मल्टीपल प्रोसेस मल्टी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल प्रोसेस सीपीयू में रखते हैं, उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं और सीपीयू में वही रैम में वही प्रोसेस रखते हैं जो कि रिक्वायर्ड पेजेस हो सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, जिससे कि हमारा थ्रैशिंग का प्रिवेंशन हो जाता है। ठीक है, ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है कि विच एल्गोरिथम इज फॉर्मली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डेडलॉक अवॉइडेंस। यहाँ पे ना चार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में चार एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। मैं आपको दो बताऊंगा। एक है बैंगल एल्गोरिथम, ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, बैंकर एल्गोरिथम किसको बोलते हैं, ये डेडलॉक अवॉइडेंस को ही बोलते हैं। एक होता है कि डेडलॉक डेडलॉक इग्नोरेंस, जिसको ऑस्ट्रिच मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैंकर एल्गोरिथम करता क्या है कि ये कोई प्रोसेस को ना सिस्टम में एलोकेट करने से पहले, सीपीयू को एलोकेट करने से पहले ये चेक करता है कि क्या सीपीयू को एलोकेट करने के बाद हमारा सिस्टम जो है सेफ होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमारा सिस्टम डेडलॉक में चला जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन, आई थिंक हमारा तो टेस्ट 4 था, उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है टेस्ट 4 उसमें, कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है कि सेफ स्टेट में है या नहीं है। ओके, उस बेसिस पे, अरे सॉरी, हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्रोसेस सीपीयू को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो यूजिंग द बैंक एल्गोरिथम। ओके, ये सारी चीजें राउंड रॉबिन तुम्हारा सीपीयू शेड्यूलिंग में, एलवेट हमारा डिस्क शेड्यूलिंग में है। ठीक है, एलएवी पेज रिप्लेसमेंट में है। ठीक है, तो ये चीजें तो नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि देखो, इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जब प्रोसेस क्रिएट होता है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो क्रिएट होने के बाद स्टेटस क्या, न्यू चला जाता है। न्यू से उसको हम लोग रेडी में जब लेके आते हैं तो उसी से हम लोग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से हम लोग न्यू से रेडी में लेकर आए, और रेडी से जो है हमारा, ठीक है, रेडी में गया। ठीक है, रेडी से जो है हमारा क्या है यहाँ पे, यहाँ से हमारा यहाँ पे ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही से हमारा जो है डिस्पैचर यूज है। यहाँ पे क्या है कि ये मान लो कि रैम है। ठीक है, ये रैम है, ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, तो न्यू से रेडी में ले जाने के लिए, रैम में ले जाने के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज करते हैं, और फिर रेडी से न्यू में ले जा सीपीयू में ले जाने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज करते हैं। ठीक है, कंप्लीशन हो गया। और ये किसके द्वारा करते हैं, ये गाइस हम लोग डिस्पैचर के द्वारा यूज करते हैं। डिस्पैच यूज करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, डिस्पैचर बोलते हैं जिसको। अगर रैम में एग्जीक्यूट होने के वो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसने आईओ ऑपरेशन का डिमांड कर दिया कि मान लो उसको चाहिए प्रिंटर स्कैनर या कुछ भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, सीपीयू उसको वेट स्टेट में डाल देगा। ठीक है, और वेट स्टेट में डालने के बाद इसको ना, ये हमारा क्या है कि मीडियम टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर जिसको बोलते हैं, मिड टर्म शेड्यूलर के द्वारा हम लोग यहाँ से ब्लॉक स्टेट में या सस्पेंड स्टेट में डालते हैं। तो ये सारा काम, ये जो इधर का पूरा काम है ना, ये पार्ट,
ये हमारा काम करता है मिड टर्म शेड्यूलर्स। ठीक है, कैसे, अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट में चला जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस है। अब आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए मॉड्यूल इन ऑपरेटिंग सिस्टम गिव अ कंट्रोल टू सीपीयू टू प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा कौन सा काम होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किस, क्या करता है? डिस्पैच करता है प्रोसेस को रैम से रेडी स्टेट से सीपीयू में रनिंग स्टेट में। ओके, तो ये हमारा काम क्या करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which memory allocation phenomena occurs when the allocated memory block are slightly larger than the requested memory block and leaving unused space inside the block? इसको क्या बोलते हैं? देखो, दो चीजें होती हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा मेमोरी कोई ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा रैम है, ठीक है। रैम में होता क्या है कि जब हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस को, हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जो है, प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं पेजेस में, ठीक है। अब ये हमारा डिमांड रहता है कि अगर कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक है, मतलब फिक्स साइज मेमोरी ब्लॉक नहीं है, ठीक है, वेरिएबल साइज है, तो होगा क्या, अगर इस प्रोसेस की साइज मान लो, इसका मान लो कि 1010 है, इसको मैंने 1010 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1010 में डिवाइड कर दिया, 1010 केबी का मान लो है, साइज है, एक एक ब्लॉक, ये हमारा रैम है, ठीक है, ये रैम में कैन। अब एक पेज को रैम में डालना, ठीक है, एक पेज को रैम में डालना होगा क्या, कि अगर मान लो कि पेज का साइज हमारा 66 है, 66 है, 666 और कुछ भी हो सकता है, एक पेज को रैम में डालना, तो मतलब कि 6 तो यूटिलाइज हो गया, 6 KB, ठीक से। रिमेनिंग जो 4 KB है ना, ये हमारा बच जाता है। अब यही चीजें सब में 4 4 4 4 4 बचेगा, राइट। 4 KB, इसमें भी 4 KB बचेगा, इसमें भी 4 KB, इसमें भी 4, इसमें 4, तो सब में 4 4 KB बच जाएगा। तो आप देखो कि हमारा जो ये 4 KB क्या है, ये वेस्टेज हो रहा है ना, रैम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो नहीं, वेस्टेज हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अगर इसके बाद कोई पेज आया जिसका मान लो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 28 KB का कोई प्रोसेस है। अब 28, देखो, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 जगह हमारे 4 4 KB के हैं, टोटल 28। अब कोई 28 KB का अगर आया प्रोसेस, हमारे पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल है 28 KB, बट वो फ्रेगमेंटेड में है, फ्रेगमेंट में है, राइट। तो फ्रेगमेंट के कारण क्या हो रहा है कि हम इसको 24 KB के जो प्रोसेस है, पेज है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, रैम में नहीं डाल पा रहे हैं। इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो कि ये बोल रहे हैं कि स्लाइटली लार्जर देन द रिक्वेस्टेड पेज मेमोरी एंड अनयूज्ड स्पेस। तो जो अनयूज्ड स्पेस है, इसी को बोला जाता है हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ। ये जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, कि जैसे कि ये जो हमारा 8 8 KB का, अगर मैं देखूं 8 8 KB का है, ठीक है, और हमारा प्रोसेस जो एलोकेट हो रहा है, प्रोसेस ये 4 6 KB का है, 8 KB का है, तो ये सब में देखो कि थोड़ा थोड़ा वेस्टेज हो रहा है, इसी को बोलता है अनयूज स्पेस बोला जाता है। इसी में क्या होता है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। और इसमें क्या है कि ये सारे अनयूज स्पेस जो हैं, देखोगे तो, आप देखोगे तो ये टोटल अनयूज स्पेस जो भी होंगे, उसी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए। अगर कोई प्रोसेस 32 KB का मान लो स्पेस मांग लिया, डिमांड कर लिया, और इसमें स्पेस होने के बाद भी फ्री स्पेस 30 KB का है, बट फिर भी आप इसको नहीं एलोकेट कर पाओगे किसी भी ब्लॉक में, तो इससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट है, प्रिंसिपल टेक्निक्स इज फंडामेंटल फॉर इंप्लीमेंटिंग द फंक्शन ऑफ रिकर्शन। ओके, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? तो हमारा स्टैक जो होता है, स्टैक में जो भी पहले जाएगा वो सबसे बाद में बाहर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इन, या बोलते हैं लास्ट आउट, इसको बोल सकते हो, या लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो उसी को, उसको क्या बोलते हैं, स्टैक में होता है। बैंक क्यों, क्या होता है, इनको इनक्यू डीक्यू में बोलते हैं, जो फ्रंट एंड रियर होती है। किसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ओके, लिंक लिस्ट में तो कहीं से भी आप इंसर्ट डिलीट डिलीट कर सकते हो। ओके, ये तो देखो डाटा स्ट्रक्चर्स में ये एरीज वगैरह, ये लिंक लिस्ट वगैरह है, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर हमारा स्टैक है। ओके, आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कि स्टैक कैसे काम करता है। स्टैक, ये हमारा टॉप एलिमेंट, जिसको पीक बोलते हैं, इसको जो है पुश करना है तो इंसर्ट करते हैं हम लोग, डेटा को इंसर्ट करने के लिए पुश यूज करते हैं। पॉप हमारा डेटा को रिमूव करने के लिए, पीक हमारा जो है टॉप एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कौन सा element। और इस इम्पटी चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस, हमारा स्टैक जो इम्पटी है कि नहीं है। इसमें क्यू में दो होता है, फ्रंट होता है, रियर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग इन क्यू करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डी क्यू करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है।
और हम लोग अगर फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो हम लोग फ्रंट से चेक कर लेते हैं और इम्पटी चेक करते हैं, चेक द स्टेटस। ओके, लिंक लिस्ट में भी यही है, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, यहाँ पे सारे लिंक स्टेट होते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस स्टोर होता है, किसका एड्रेस स्टोर होता है, उससे जो रिलेटेड जो अटैच होता है उससे उसके फ्यूचर वाला जो एलिमेंट होता है उसका एड्रेस स्टोर होता है। तो ऐसे ऐसे वो लिंक एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ओके, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, ट्रांसफर, ट्रांसवर्स, ये सारे जो है ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, एरे और एरे लिस्ट, बाइनरी हिप्स, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक है इन ऑर्डर ट्रांसफर है। देखो, इन ऑर्डर ट्रांसफर लेफ्ट रूट राइट है ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जो हमारा ये एलिमेंट होता है ये हमेशा ग्रेटर होता है इससे, और इससे हमारा लेस होता है। ठीक है, जो भी है, अगर मान लो यहाँ 10 होता है, यहाँ पे 10 से नीचे 8 होगा, यहाँ पे 10 से ज्यादा 12 होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है। अब ये कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट में जो इन ऑर्डर है वो लेफ्ट सबसे पहले लेफ्ट में, क्योंकि दो बार टेस्ट करना पड़े लेफ्ट। ठीक है, तो 8, फिर लेफ्ट रूट 10 एंड 12। तो देखो ये क्या कर दिया, एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, राइट। द असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, तो यही पूछ रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। हाँ, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ठीक है। तो एक एक पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लीट। देखो बाइनरी सर्च में ना बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्या नाम है कि क्या होगा कि बाइनरी सर्च ट्री पे कैसे काम करता है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका क्या है, वर्स्ट केस हो, ठीक है, चाहे हमारा जो बेस्ट केस हो, चाहे हमारा जो है मीडियम केस हो, जो भी हो, सबके लिए जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि बैंड। अच्छा, ये बाइनरी सर्च सर्च है ना, ठीक है। विच आर द सर्चिंग एलिमेंट इज ए सॉर्टेड एलिमेंट ऑर्डर ऑफ, सॉरी ये पता नहीं क्या लिख दिया है सब कुछ यहाँ पे, करंट आंसर बी है। मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, ये पता नहीं क्या है, डॉलर स्लैश लॉगिन, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके, मैं इसको देखता हूँ, इसको आप लोग छोड़ देना। ठीक है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये डॉलर ऐसा क्यों क्यों क्वेश्चन मैंने ऐसे अटैच कर दिया, जहां से भी कॉपी किया है मैंने। ठीक, चल छोड़ो उसको। तो ठीक है, 19 क्वेश्चन है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज प्राइमरी यूज टू इम्प्लीमेंट द ब्रीथ सर्च फॉर। देखो कोई भी हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम होता है ना, तो ये कैसे सर्च होता है। ठीक है, ब्रीथ सर्च देखो, पहला होता है कि बीएफएस में हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ सर्च फर्स्ट में हम लोग पहले इसको सर्च करते हैं, देन इसको सर्च होती है, तो लेबल बाय लेबल सर्च होता है। ठीक है, लेबल बाय लेबल सर्च होता है, तो ये लेबल बाय लेबल सर्च क्या स्टैक में कर सकते हो, स्टैक में क्या होता है कि वन बाय ऊपर से नीचे तक जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है कि डीएफएस में होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है, डीएफएस में होता है। ठीक है, तो ये तो स्टैक तो होगा नहीं, तो ये तो गलत है। लेबल बाय लेबल मतलब बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, क्यू में क्या करते हैं हम लोग, लेबल बाय लेबल यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे सर्च करते हैं, राइट। तो ये हमारा ये क्यू वाले में होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा क्यू होगा, राइट। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बीएफएस में कैसे सर्च करते हैं, सबसे पहले ए को जाएगा, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, ई एफ जी। तो ये लेवल बाय लेवल सर्च होता है। ओके, देखो बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, तो इससे पहले ए किया लेवल वन, फिर लेवल बी, फिर बी सी हुआ, फिर बी सी डी हुआ, ठीक है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ये देखो कौन से नोट पे विजिट कर रहे हैं, पूरा ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, क्यू में मेरा क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सर्च होता है। ओके, फिर ये देखो एवरेज एंड वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी पूरा क्विक सॉर्ट का। क्विक सॉर्ट हमारा किस पे काम करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे काम करता है, राइट। तो इस ये भी ऐसे ही कुछ है यार, पता नहीं क्या है। क्विक सॉर्ट का है, ठीक है। क्विक सॉर्ट आपको एक्चुअली मैं ये क्यों लाया था ये क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेनली बताना आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछने के लिए था, क्योंकि आप 2024 या 25 में एक क्वेश्चन आया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट जो भी दिया था, सिलेक्शन सॉर्ट का आई थिंक क्वेश्चन आया था, कि उसमें जो है वर्स्ट केस या आई थिंक बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा था क्या होता है। तो ये चीज ना आप लोग याद कर लेना कि कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन सबके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा जैसे बबल सार्ट है, इंसर्शन है, क्विक है, मर्ज है, सिलेक्शन है, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या यूज करना है, क्या याद करना है, इन सबके बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज केस की कैसी होती है, वर्स्ट केस की क्या होती है। अगर आपने ये तीनों याद कर लिया, कैसे याद करना है, या तो यहाँ से डायरेक्ट पढ़ लो याद हो जाएगा, या तो आप अच्छे से पूरा एल्गोरिथम पढ़ लो, देख लो कि ये कैसे कैसे काम करता है। मैंने ये पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि आपको ये क्विक सॉर्ट हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करता है, और सबसे पहले डिवाइड करेगा। इसमें जो फाइबर एलिमेंट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप उसी के चूज करने पे आपको पता चलेगा कि आपने कैसा आपका सॉर्टिंग होगा। अगर आपने कुछ गलत चूज कर लिया तो फिर आपको एक तरह
स्क्यू मिल जाएगा, फिर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। और वर्स्ट केस में ये चला जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एंड बेस्ट एंड एवरेज केस में हमारा ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, एन लॉग एन होता है, ये भी एन लॉग। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसडीएलसी से है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से है, क्योंकि जो मेरा फेवरेट एरिया था, मैंने 8-9 साल शायद इसी में स्पेंड किया है। ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्पेसिफाइड इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल। ओके, 2 से 4 वीक में कौन सा इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल यूज होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में? ठीक है, जो स्प्रिंट वाइज, स्प्रिंट क्या करता है, टाइम बाउंड दे देता है कि आप एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी दे देंगे कि आपको 4 फंक्शनैलिटीज टाइम बाउंड में इंप्लीमेंट करना है, उसी को स्प्रिंट बोलते हैं। स्प्रिंट का मतलब है टाइम बाउंड, ठीक है। और हम लोग कंटिन्यूअसली कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं, जो हर हर स्प्रिंट के बाद कस्टमर को जब डिलीवर होता है प्रोडक्ट, तो कस्टमर उसको वेरीफाई करता है, और उससे क्या मिलता है, हम लोग को फीडबैक मिलता है कि क्या सही है क्या गलत किया हमने, और उस बेसिस से हम लोग इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल कहलाता है? ठीक है, एजाइल मेथोडोलॉजी जो है हमारा, यही इसका करेक्ट आंसर है। एजाइल में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और जैसे जैसे प्रायोरिटी प्रोडक्ट की होती है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले डिप्लॉय होना चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रायोरिटी को स्प्रिंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। इस पहला स्प्रिंट, दूसरा, तीसरा, तीसरा, हर स्प्रिंट का एक टाइम बाउंड देते हैं कि 15 से 1 महीने के बीच में, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं और फिर जैसे जैसे टाइम बाउंड डिसाइड होता है, उस डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रिंट में, उस टाइम बाउंड में हम लोग यूजर स्टोरी डालते हैं। यूजर स्टोरी क्या करता है कि एक स्मॉल फंक्शनलिटी होती है किसी भी रिक्वायरमेंट की, किसी फंक्शन की, ओके, वो डालते हैं, और फिर वो डेवलपर उस पर काम करते हैं, टेस्टर उसको टेस्ट करता है, ठीक है। और फिर स्प्रिंट खत्म होने के बाद देखते हैं कि कुछ यूजर स्टोरी बच तो नहीं गई है, जो बच गई है उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में कंटिन्यू करना होता है। ओके, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उप्स का कॉन्सेप्ट है, विच प्रिंसिपल इन्वॉल्व द बाइंडिंग द डेटा वेरिएबल एसोसिएटेड विद मेथड इन अ सिंगल क्लास यूनिट while restricting the external class access। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि जो हमारा डेटा यूनिट है, वेरिएबल्स हैं, इनको क्या करना है, एक सिंगल क्लास में इसको बाइंड कर देना है, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारा चीज है, एक सिंगल क्लास में बाइंड आउट कर देना है, ठीक है, सिंगल क्लास यूनिट में। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल का नाम सुना है? रियल टाइम एग्जांपल में कैप्सूल में क्या होता है कि अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीबायोटिक्स, दवाइयां होती हैं, उसको एक पैक करके आपको डिफरेंट डिफरेंट विटामिन ना दे करके कि डिफरेंट डिफरेंट आपको 10 गोलियां विटामिन की दे दें या 10 गोलियां एंटीबायोटिक की दे दें, ठीक है। इससे बेटर है कि कैप्सूल दे दें और उसमें सब कुछ रहेगा, तो वो ज्यादा बेटर है, राइट। आपको 10 गोलियां खाने से अच्छा है कि कैप्सूल खा लो, काम खत्म। पॉलीमॉर्फिज्म में 2 चीजें होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि इसका मल्टीपल फॉर्म होता है। अगर रियल टाइम एग्जांपल देखोगे तो आप एक टीचर की बात करते हैं, टीचर क्लास मान लो, क्लास में टीचर को एक मतलब टीचर को एक क्लास मान लो, और क्लास में क्या, जब टीचर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसका बिहेवियर स्टूडेंट के लिए अलग होता है। जैसे ही वो जो है फैकल्टी मेंबर से बात करता है, उसका बिहेवियर अलग होता है, और जैसे फैमिली में आता है उसका बिहेवियर फैमिली के लिए अलग होता है, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि सेम चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में परफॉर्म होती है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे सेम मेथड होता है, यहाँ पे सेम क्लास होता है, ठीक है। इनहेरिट का मतलब ही पता है कि आपको कि पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है इनहेरिट होती हैं चाइल्ड में। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं, ओके, और ओनली शो करते हैं जो है हमारा जो रिलेवेंट एप्लीकेशन। जैसे कि ब्रेक, अगर ब्रेक की बात करें, कार चला रहे हो, ठीक है, तो कार में अगर ब्रेक मार रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे ब्रेक काम कर रहा है, कैसे ये रोक रहा है आपके टायर्स को, रही ना, आप बस ब्रेक किया, आपका काम हो गया, आपको नहीं लेना था उससे, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है उसको इंप्लीमेंट कर दे, उसको हाइड कर देना, और ओनली शो करना आपको रिलेवेंट में। अगर आप किसी एप्लीकेशन को, जैसे आईबीपीएस का फॉर्म भैया आपने क्लिक किया सबमिट पे, आपको नहीं पता ना बैकग्राउंड में सबमिट किया तो डेटाबेस में उनको सबमिट हुआ नहीं हुआ, आपको नहीं जानना ना ये चीज, आपको क्या करना, सबमिट करना, काम खत्म है आपका, राइट। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का काम है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? हमारा हो गया इनकैप्सुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो ये हमारा टेस्टिंग से, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, इवेल्युएट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इवेल्युएट द फंक्शनल बिहेवियर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन विदाउट इंस्पेक्टिंग द इंटरनल सोर्स कोड स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड। तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोड का स्ट्रक्चर्स न जानते हुए भी हम लोग जो है क्या करते हैं कि टेस्टिंग करते हैं, फंक्शनल फंक्शनल स्पेस फंक्शन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे टेस्टिंग करते हैं। हमें नहीं पता कि अंडर कोड कैसा हुआ, कौन सा लूप चल रहा है, कौन सी कंडीशंस लगी, हमें नहीं पता, राइट। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। अगर आपको पता हो फिर टेस्टिंग कर रहे हो इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो उसको व्हाइट बॉक्स, ये हमारा टेस्ट करते हैं, मतलब यूनिट टेस्टिंग जैसे हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारा डेव टीम करता है, ठीक है। ये हमारे ये तो देखो हमारा
क्यूए करता है, ठीक है, क्यूए करता है, बट ये हमारा क्यूए एंड डेप दोनों करता है। ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दोनों का, ठीक है। कोड कवरेज एनालिसिस की आपका कोड कितना कवरेज एरिया कवर किया है, कितना फंक्शनैलिटीज रिक्वायरमेंट को कवरेज किया है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन हमारा ये हो गया। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, ठीक है। अब इसमें पूछा है मेनली, देखो एक ऐसा क्वेश्चन तो बहुत रेयर है कि आ जाए, फिर भी मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी बैंक ज्वाइन करोगे ना, तो ये सीबीएस है ना, आपकी 80 से ज्यादा चीजें ना सीबीएस से ही काम होंगी। क्योंकि सीबीएस जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो यही इसका करंट भी है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यहाँ लाने का ये मतलब नहीं था कि मैं क्यों इसको लाया है, क्या ये क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन शायद ही पूछे या नहीं पूछेगा। बट मेरा ये कहने का है मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट ये है सब्जेक्ट है, ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो टॉपिक है, कितना आपको अंडरस्टैंड। जब आप ज्वाइन करोगे बैंक ना, आपको आधी से ज्यादा इर्द गिर्द आपको सीबीएस के थ्रू ही गुजरोगे, क्योंकि ये सीबीएस एप्लीकेशंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नेट आरजीएस निफ्ट करते हो, आरटीजीएस करते हो, रियल टाइम ट्रांजेक्शन सेटलमेंट करते हो, ठीक है। तो वो सारा चीज जो है ना सीबीएस के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टैंड एप्लीकेशन का फुल फॉर्म पूछा है, ये मेनली अगर पूछ देगा ना, तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि सीबीएस क्या है, सीबीएस कैसे काम करता है, ये कौन सा बैंक कौन सा सीबीएस एप्लीकेशन यूज करता है, कौन सा फिनेकल कौन यूज करता है, बैंक से कौन सा कौन कौन बैंक यूज करते हैं, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो ये मेनली मेन ओवर मैं बोलूँ बताऊं तो ये मेन जो है इंटरव्यू का क्वेश्चन है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब आप आधी से ज्यादा इधर की चीजें आपको सीबीएस के थ्रू ही चलेंगी जब आप बैंक में ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। ये हमारा 25 क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द क्वेश्चन इज शेयर्ड एमंग द मल्टीपल थ्रेड्स बिलोंगिंग सेम प्रोसेस। देखो एक प्रोसेस के अंदर कोई प्रोसेस है, ठीक है, थ्रेड्स क्या होती हैं, ठीक है। इसका आपको आंसर ही पता चल गया, डी, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोसेस के अंदर ना मल्टीपल आप थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। ये थ्रेड्स क्या है कि स्मॉलेस्ट प्रोसेस के स्मॉलेस्ट यूनिट को एग्जीक्यूट करेंगे। ये क्या करते हैं, एक प्रोसेस के अंदर ना इनके सबके जो है कि पीसी, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, ठीक है, स्टैक स्टैक मेमोरी स्टैक मेमोरी, ठीक है, ये स्टेट थ्रेड का स्टेट जो है स्टेट मेमोरी, ये सारी चीज ना यूनिक होती है। ये सारी चीजें यूनिक होती है। इसमें शेयर्ड क्या होती है, आपका कोड जो हो गया, इसका हीप मेमोरी हो गया। हीप मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी होती है। किसके द्वारा यूज होती है, मलैक के द्वारा, मैल के द्वारा क्या बोलते हैं इसको, मलैक बोलते हैं, एम ए डबल एल ऐसा कुछ कहते हैं, मलैक करके बोलते हैं ना, कि वो जो भी है उसके द्वारा हम लोग हीप में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये हमारा शेयर्ड होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है कि ये हमारा शेयर्ड है। बाकी सब कुछ जो है सबके सारे थ्रेड के अलग होते हैं, ठीक है। अगर देखोगे तो कोड सेक्शंस, डाटा सेक्शन, हीप, ओपन फाइव, ये जो है, ठीक है, ये सारा चीज हमारा जो है प्रोसेस जो है क्रिएट करता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, मैं लैक, ठीक है, मैं लैक को लैक, ठीक है। ये यूजिंग इसके द्वारा हमारा हीप जो है डायनेमिकली मेमोरी शेयर करता है। और ये सारे जो थ्रेड में ये सारी चीज स्टैक होता है, स्टेट होता है, स्टैक होता है, रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर, थ्रेड आईडी, ये सबके अलग होते हैं सारे थ्रेड्स के। एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेड क्या होती है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट बताया ना सीपीयू एग्जीक्यूशन में विद इन प्रोसेस, ओके। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा गाइस, ओके। बताना कैसे लगा आपका, एंड आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, हर एक ऑप्शंस को, ओके। बेस्ट तरीके आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, और मैं होप करता हूँ कि इस साल जरूर आपके घर में खुशियां आएंगी और आप लोग जरूर सेलेक्ट होगे, ओके। बस मेहनत करते रहो, आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि इस टॉपिक बनाओ, मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा आने वाले समय में। हर एक सब्जेक्ट का एक सिंगल वीडियो, सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा, उससे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रीलिम से पहले ही ट्राई करूंगा ये सब कुछ करने का, जिससे कि आपको सब कुछ तैयार हो, मेंस में उतना ही आपको आसानी हो क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए और आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।